हेलो क्लास। ऑक्सफोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष शर्मा और मैं आपकी कल की क्लास को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। कल हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में मैंने आपको मौर्यन एम्पायर शुरू कर दिया था। मौर्यन एम्पायर में मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था। उसके कुछ मंत्री थे जैसे कि चाणक्य सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया था उसका लड़का बिंदुसार 298 बीसी यानी कि 298 बीसी में राजा बना था। 298 बीसी में राजा बनने के बाद वो 273 बीसी तक राजा रहा था। उसके बारे में मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए थे। उसकी पत्नी का नाम शुभद्रांगी था। उसके 3 लड़के थे। बड़ा लड़का था उसका सुशीम, छोटा लड़का उसके बाद अशोक था, उसके बाद सबसे छोटा लड़का उसका था वित्तशोक। उसमें आज मैं आपको उससे आगे की स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि बिंदुसार जब राजा बनने के बाद जब एक्सपायर हो तो तब क्या हुआ। आज मैं आपको बताऊंगा सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक आपका बिंदुसार का ही लड़का था। बिंदुसार का लड़का था और उसका टाइम पीरियड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि 273 बीसी से 232 बीसी तक था, यानी कि 232 बीसी तक इसका राज था। माता का नाम धम्मा था, पत्नी असंगमित्रा थी, महादेवी, पद्मावती, कालमाकी, ये 3-4 उसकी पत्नियां थी। पुत्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखना है संघमित्रा का, और पुत्र में आपको नाम याद रखना है महेंद्र का। ये 2 नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखने हैं इनको दोनों के कि कौन ये थे। इसके संघमित्रा पुत्री थी और महेंद्र पुत्र था। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखाई दे रहा होगा 4 साल बाद 269 बीसी में इसका राज्याभिषेक हुआ। 1 मिनट, मैंने आपको ऊपर अभी बताया, आप लोग वापस देखिए ऊपर लाइन में। मैंने कहा 273 बीसी से 232 बीसी तक ये राजा था, लेकिन अभी मैंने लिखा है कि 4 साल बाद 269 बीसी में इसका राज्याभिषेक हुआ। तो 4 साल तक क्या था? 4 साल तक कुछ नहीं था, ये राजा था लेकिन सिर्फ कहने को राजा। एक्चुअली क्या हुआ था, बिंदुसार के टाइम पे ये सब चलता था कि जब राजा था तो राजा का एक्सपायर होने के बाद उसका बड़ा लड़का ही राजा बनता था। तो वैसे ही बिंदुसार भी चाहता था कि उसका बड़ा लड़का जो सुशीम है वो ही राजा बने। लेकिन जैसे मैं आपको कल भी बताया था कि उसके टाइम पे तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया था जिसको निपटाने के लिए उसने पहले सुशीम को भेजा था, लेकिन वो उसको हैंडल नहीं कर पाया था। तो उसके बाद उसने अपने बड़े लड़के अशोक को भेजा जिसने उसको ख़त्म किया। तो यहीं से अशोक फेमस होना शुरू हो गया, लोगों के बीच में उसने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। और उसके बाद जैसे ही बिंदुसार एक्सपायर हुआ 273 बीसी में, तो उसने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी कि मुझे, उसको लगता था कि उसका बड़ा लड़का है सुशीम वही राजा बनेगा। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने सुशीम के बजाय अशोक को राजा बना दिया। और अशोक राजा बनने के बाद 4 साल तक अपने भाइयों के साथ इसी युद्ध में ही उलझा रहा। फिर 4 साल बाद उसने 269 बीसी में अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के बाद 8 साल तक उसने कोई भी युद्ध नहीं किया। याद रखिए 8 साल तक कोई भी युद्ध नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, चौथा पॉइंट जो है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। स्टार मार्क इसलिए कर लीजिए क्योंकि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि उसने 261 बीसी में, यानी ये 8 साल बाद, ये सन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेपर में डायरेक्टली पूछता है कि कब हुआ था कलिंग वॉर। तो 261 ईसी बीसी में उसका कलिंग के साथ युद्ध हुआ था। कलिंग वही है जो आज का उड़ीसा है, वही उड़ीसा स्टेट उस टाइम पे कलिंग कहा जाता था। तो कलिंग पर उसने अटैक किया। अटैक करने के बाद कई महीनों तक वो युद्ध चला। उसके बाद उस युद्ध में उसने क्या किया कि इतना सारा खून बहा हुआ देख के, उसने रक्तपात होता हुआ देख के उसने कहा कि बस अब उसका मन अशांत हो गया। उसने सोचा कि ये से कोई फ़ायदा नहीं, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, बहुत बंदे मरते हैं, बहुत आदमी मरते हैं। तो उसने कहा कि अब मैं आगे से युद्ध नहीं करूँगा, और उसने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 261 बीसी में कलिंग वॉर हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उपगुप्त ने उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। हुआ ये था कि जैसे युद्ध खत्म हुआ तो अशोक का मन बहुत अशांत रहने लगा, वो बहुत ही इधर उधर मन भटका भटका सा रहता था उसका। तो उसने क्या किया कि उसको एक आदमी मिला जिसका नाम था उपगुप्त। उसने उसके बौद्ध धर्म के बारे में बताया कि बौद्ध धर्म बहुत अच्छा धर्म है, बहुत शांत धर्म है, इसमें हिंसा बिल्कुल नहीं होती। तो उसके कहने के ऊपर उसने फिर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसने बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे, कश्मीर में उसने फिर क्या किया, श्रीनगर, नेपाल में देवपट्टन, ये 2 नगरों की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, उसने तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई थी। जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें मैंने एक टेबल बनवाई थी जिसमें मैंने चारों आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल के नाम लिखाए थे कि कहाँ कहाँ हुई थी। उसमें जैसे 3rd वाली थी वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स आपको याद रखने की, चारों मीटिंग्स कहाँ कहाँ हुई थी, किस किस के टाइम पर हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल आपके अशोक के टाइम पर हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस मीटिंग में, इस संगीति यानी कि काउंसिल में, आपका जो अध्यक्ष था वो और कोई नहीं, जिसने इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, उपगुप्त वही था। नाम देखिए आप लोगों को, मैंने आपके नोट्स बनवाए हुए हैं, उसमें उपगुप्त की जगह मैंने लिखा है मोगली पुट्टिस।
तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये मोगलीपुट्टिस और कोई नहीं, उपगुप्त ही है, उसी का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे कि उसने लिखा, मैंने लिखा हुआ है कि महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उसने श्रीलंका भेजा। ये अपने बड़े लड़के को और बड़ी लड़की को, इन दोनों को उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, बहुत आता है पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट है 232 BC में इसकी मृत्यु हो गई थी, 232 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक फिर लास्ट का पॉइंट मैं आपको बता दूं कि सबसे आखिरी सम्राट, मौर्य सम्राट कौन था। डायरेक्ट कई बार पेपर में ये रिपीट होता है कि आखिरी का मौर्य सम्राट कौन था, तो वो कहीं बृहद्रथ था, इसका नाम आपको याद रखना है। इस बृहद्रथ की हत्या कर दी थी इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको मैं एक मैप दिखा रहा हूँ, यहाँ आप ध्यान से देखना, थोड़ी सी लोकेशंस आपको समझने में हेल्प होनी चाहिए, थोड़ी सी। मैप है, मैप में ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये आपका मगध एम्पायर था जब मगध बनना शुरू हुआ था। याद कीजिए मैंने आपको मगध के बारे में सबसे पहले बताया था कि हर्यक वंश सबसे पहला जो आपका ज्ञात राजवंश था, जिसे हम पितृहंता भी बोलते थे, यानी कि वो राजा अपने पिताश्री की हत्या करके ऐसे राजा बनते थे, वो पितृहंता वंश था। उस टाइम पर मगध इतना सा ही था, सिर्फ छोटा सा एरिया था। उसके बाद घनानंद का एरिया, सेकंड मैप देखिए आप लोग, ये ब्लू कलर का जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका घनानंद का इलाका था, सारा कुछ घनानंद के अंदर में आ चुका था तब तक, धीरे धीरे करके। उसके बाद थर्ड मैप आप देख रहे होंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना तो धीरे धीरे उसने इतना सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि आप लोग देख रहे होंगे ये वाला एरिया, यानी कि पाकिस्तान के आसपास का एरिया भी उसके पास अंडर में आना शुरू हो गया। नेक्स्ट आप देखिए नीचे वाला जो चौथा वाला मैप है, चौथे मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा लगभग पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक का एरिया इसके पास आ गया। ये चौथा मैप आपका चंद्रगुप्त मौर्य के जब वो एक्सपायर हो रहा था उस टाइम का एरिया है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए पाँचवा जो मैप है, पांचवें मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे साउथ की तरफ भी ये वाला इलाका, ये इलाका भी बिंदुसार के राज का ये मैप है। यानी बिंदुसार ने साउथ में, आपको बहुत पूछ सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा राजा, मौर्य राजा बताइए जिसने साउथ की तरफ अपना रेयर डालनी शुरू कर दिया, यानी अपना राज्य फैलाना शुरू कर दिया था, तो वो बिंदुसार था। बिंदुसार ने साउथ की तरफ अपना राजकाज शुरू कर दिया था। लेकिन आप ये एक मैप में ये ध्यान से देखना, आपको ये एक इलाका आपको वाइटिश दिखाई दे रहा होगा, ये वाला इलाका, ये आपका कलिंग है, यानी उड़ीसा। मैप में आप ज्योग्राफी में आपको बताया था कि उड़ीसा का एरिया है, इसको उस टाइम पे कलिंग कहते हैं। अभी पिछले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया 261 BC में यहीं पर ये युद्ध हुआ था। और फिर ये लास्ट का जो मैप है, ये आपको पूरा का पूरा आपको जो भी दिखाई दे रहा है, ये आपका अशोक का इलाका है। देखिए यहाँ पे ये वाला इलाका जो कलिंग का इलाका था, ये भी अशोक के अंडर में जा चुका है। तो ये आपको मैप थे कुछ, आपको बताने ज़रूरी थे, पेपर में पूछता ही है, लेकिन आपको कलिंग, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कलिंग कहाँ था। नेक्स्ट आपका मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में पूछता है, मौर्यकालीन के बारे में कि मौर्य में कैसे कैसे राजकाज चलता था, कैसे क्या सब कुछ होता था। तो वहाँ पे सबसे आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी जो प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनिट होती थी, उसको हम लोग प्रांत कहते थे। इसके बारे में कंफ्यूज मत हो जाना, इसको सिर्फ आज के साथ रिलेट करना। जैसे आज इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, कुछ बड़े स्टेट्स हैं, तो वैसे ही उस टाइम पर क्या होता था, मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर के अंदर जो स्टेट थे उनको हम लोग प्रांत या चक्र कहते थे। चक्रों की संख्या थी 5, पहले 4 थी, उसके बाद कलिंग जीतते ही वो 5 हो गया। अशोक के टाइम पर 5 थी, उसके पिता श्री बिंदुसार के टाइम पर 4 थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके प्रांतों का प्रमुख, यानी कि इन स्टेट का जो गवर्नर बनाया जाता था, उन्हें कुमार या फिर आर्यपुत्र कहते थे। ये और कोई नहीं होते थे, ये राजकुमार ही होते थे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राजकीय मुद्रा, यानी उस टाइम पे करेंसी कौन सी चलती थी, वो चांदी की करेंसी चलती थी और उसे कहते थे हम लोग पण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा के प्रमुख केंद्र क्या क्या होते थे, बड़े बड़े गुरुकुल्स थे। उसमें आपको सबसे पहला जो आपको दिखाई दे रहा है तक्षशिला, ये तक्षशिला मैंने आपको कल भी बताया था। चाणक्य यहीं का ही टीचर था, यहीं का ही प्रोफेसर था। चंद्रगुप्त मौर्य यहीं से पढ़ा, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यही है, ये आपको याद रखना है तक्षशिला। ये आपका आज के पाकिस्तान में है, पेशावर इलाके में डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसके बाद उज्जैन और वाराणसी में भी धीरे धीरे यूनिवर्सिटी गुरुकुल बनने शुरू हो गए थे। उसके बाद प्रमुख बंदरगाहों में अगर आप देखिए तो भड़ोच और पश्चिम तट में और ताम्रलिप्ति पूर्वी तट में। अगर आपको मैं मैप से रिलेटेड करूँ तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह का मैप बनता है इंडिया का। इसमें आप लोग ये जो वेस्टर्न साइड का इलाका देख रहे हो, ये वेस्टर्न साइड का इलाका, इधर आपका भड़ोच था, यहाँ से इधर
यूनान यूनान या फिर पाकिस्तान ईरान की साइड में आपका जो यहाँ से ट्रेड होता था, और इधर वेस्टर्न ईस्टर्न साइड में यहाँ पर ताम्रलिप्ति था, जो आज का वेस्ट बंगाल है वहाँ पर ताम्रलिप्ति था। इधर से आपका कोरिया या फिर जापान आपका माल जाया करता था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में पूछ सकता है कि बड़ों आपके मेन जो बंदरगाह थे उनका नाम क्या क्या था, तो वह आपका बड़ोच और ताम्रलिप्ति है। नेक्स्ट आपका है पॉइंट कि अब अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन यानी कि लिखावटें करना शुरू कर दी, जिसमें उसने शिलालेख बनवाए। शिलालेख यानी कि पत्थरों पे, बड़े बड़े पत्थरों पे उसने लिखवाना शुरू कर दिया। स्तंभ लेख यानी कि पिलर्स बनाने शुरू कर दिए। गुहा लेख यानी कि गुफाएं जहाँ भी मिलती थी वहाँ पे अंदर भी उसने अपने आदेश लिखवाना शुरू कर दिए कि किसी को मारना नहीं है, पशुओं को दुख नहीं देना है, सबकी सेवा करनी है और आपस में प्रेम भाव से रहना है, ये सब उसने यहाँ लिखाया था। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख रहे हो कि सबसे पहले 1750 में शिलालेख, जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख या गुहा लेख में, इनमें सबसे पहले मिला था वो 1750 ईस्वी में टिफिन थेलर ने दिल्ली मेरठ अभिलेख मिला था। एक्चुअली ये दो जगह का नाम मैंने एक साथ कंबाइन करके इसलिए लिख दिया क्योंकि ये उसने मेरठ में तो लगवाया था, बनवाया था अशोक ने, बाद में ये मेरठ से दिल्ली ले जाया गया। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर में बहुत पूछा था कि सबसे पहले कौन सा पढ़ा गया था, तो पढ़ा आपका गया था, थर्ड पॉइंट है आपका कि सबसे पहले जो आपको मिला था वो कौन सा था, वो आपको याद होना चाहिए कि ये सन आपको जरूरी नहीं कि याद पूछा नहीं जाता कभी, बस ये पूछा जाता है कि सबसे पहले पढ़ा कौन सा गया था। तो आपको जिन्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा में वाला पढ़ा गया है, टोपरा, दिल्ली टोपरा, ये टोपरा आपका अम्बाला के आसपास का इलाका है, वहाँ पर अशोक ने लगवाया था, वहाँ से ये दिल्ली ही लेके आया गया। तो दोनों के दोनों, मेरठ से था वो भी दिल्ली लाया गया, टोपरा में जो था वो भी दिल्ली लाया गया, और ये दोनों कौन लेके आया था ये पेपर में बहुत पूछता है। उसका नाम है आपका, आगे भी आएगा, एक बार यहाँ पे भी नोट कर लीजिए, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ये वही आदमी था जिसने दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला मैदान जो किला था उस वो बनवाया था, जहाँ पे आजकल क्रिकेट मैचेस होते हैं, तो वही फिरोज शाह कोटला था, वहाँ पे उसने लगवाए थे। फिरोज शाह तुगलक वो राजा था, टोपरा में था वो भी दिल्ली ले जाया गया, मेरठ में था वो भी दिल्ली लेके चला गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 13वां शिलालेख जो है, उसने जितने भी शिलालेख हैं उसमें जो 9वां जो शिलालेख है उसी में उसने ये सब लिखा है कि मैंने 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा था, वहाँ पे मैं जीत गया था, उसके बाद मैंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको भी जितना भी स्टार मार्क करना है स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक के नाम जितने भी आपके शिलालेख हो, चाहे स्तंभ लेख हो, चाहे गुहा लेख हो, जितनी भी इसने चीज़ें लिखाई हैं सभी में उसने अपना नाम देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी ही लिखा है। सिर्फ 4 जगहें ऐसी हैं जहां उसने अपना नाम डायरेक्टली अशोक लिखा है। ये पेपर में बहुत पूछता है, ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए, मस्की, ब्रह्मगिरी, गुर्जरा, एसगुड़ी, ये सभी चारों के चारों नाम आपको याद होने चाहिए। बाकियों के नाम याद हो ना हो, लेकिन इन चारों के नाम जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्टली पूछता है कि क्या इन चारों में से ऑप्शन दे देगा कि ये बताइए कि अशोक का डायरेक्टली नाम कौन से वाले में लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका प्रमुख स्तंभ लेख है दिल्ली टोपरा, मैंने आपको बताया मेरठ में था, बाद में दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली टोपरा में था, बाद में दिल्ली ले गया, कौन ले गया? फिरोज शाह तुगलक। सारनाथ का स्तंभ लेख है, सारनाथ में आपको पता ही होगा जहाँ से हम लोगों ने अपना राज्य चिन्ह लिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, सारनाथ का पिलर है जो। उसके बाद एक रुम्मनदेई पिलर है, रुम्मनदेई पिलर आपको मैं याद, आप साइड में कहीं लिख लेना आपके नोट्स के पास, कि ये जो है आपका नेपाल में बनाया गया था, नेपाल में उसने लगवाया था, रुम्मनदेई पिलर है, इसके ऊपर उसने लिखाया था कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे आया हूँ नेपाल में घूमने, बौद्ध धर्म यहाँ पे जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए थे लुम्बिनी में, तो वहाँ पे ये गया था, वहाँ पे उसने अपना ये पिलर लगाया था। नेक्स्ट है आपका गुहा लेक, जो तीसरी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। गुहा लेक में आपको कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार वो नागार्जुन की गुफाएं बनाई गई थी, वहाँ पर उसके 4 इंपॉर्टेंट मेन ये 4 गुफाएं हैं, सुदामा, लोमश ऋषि, कर्ण चौपाल, विश्व झोपड़ी नाम की ये कुछ इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं। नेक्स्ट है आपका स्तूप, स्तूप वहाँ बोलते हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध के कुछ अस्थियों के कुछ अवशेष रखे गए थे और उनके ऊपर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दी गई, तो उन्हें स्तूप बोलते हैं। जैसे कि आपका मेन स्तूप है सांची का महास्तूप, पेपर में पूछता है कि सांची का महास्तूप कहाँ है, तो ये कहीं नहीं एमपी में है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। सारनाथ स्तूप, सारनाथ का कहाँ है? सारनाथ आपको पता है यूपी के अंदर है। भरूच का स्तूप है, ठीक है, तो ये 3 स्तूप आपको याद रखने हैं। हाँ, पेपर में बहुत पूछता है कि मुझे ये बताइए कि स्तूपों के मेन जो गेट होता है उनको क्या कहते हैं, तो उसको कुछ नहीं, तोरण,
ये नाम आपको याद रखना है। जो मेन गेट है उनको तोरण कहते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड मेरी यही है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो आपको ऊपर वाला इलाका दिख रहा है, ये जो बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, ये आपका शिलालेख है। इतने बड़े बड़े पत्थर होते थे, उसने इन सब के ऊपर लिखाया हुआ है। नेक्स्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा एक शेर, ये 4 शेर हैं, आपको पता ही है भारत का राज्य चिन्ह है। ये 4 शेर हैं, आगे पीछे 3 नहीं 4 हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको ये चक्र दिखाई दे रहा है, हमारे राष्ट्रीय झंडे में यही चक्र लिया गया है। इसमें 24 तीलियाँ हैं, आपको याद होना चाहिए भारत के राष्ट्रीय झंडे में कितनी तीलियाँ हैं, 24 तीलियाँ हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा ये नीचे, ये वाला जो है आपका, ये सांची का स्तूप है। इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला इलाका, ये जो मैंने आपको ग्रीन कलर के बना के दिखाया, ये मेन गेट होता है। यहीं से इसके अंदर एंट्री की जाती है और इसी को ही हम लोग कहते हैं तोरण, ठीक है। नेक्स्ट है अशोक, ये मौर्यन एम्पायर के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मौर्यन एम्पायर के बारे में आप लोग नोट्स बना लीजिए, मेन पॉइंट्स हैं, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है आपका उसके बाद जो राजा बना शुंग। मैंने आपको बताया कि आखिरी राजा कौन था, बृहद्रथ था। उसके बाद उसने क्या किया, उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। शुंगों के वंशों के बारे में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ संस्थापक याद रखना है, राजधानी याद रखनी है। और ये 2 बंदे हैं, एक तो पतंजलि और एक मनुस्मृति, ये 2, और आखिरी का राजा। ये सिर्फ 4-5 चीज़ें ही आपको यही याद रखनी है कि संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था, उसने उसकी हत्या की थी बृहद्रथ की। उसके बाद खुद राजा बन गया था। राजधानी वही पाटलिपुत्र ही रखी थी उन्होंने। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ आपको याद होगा रामायण में भी हुए थे, राम जी ने कराए थे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिखाने के लिए वो यज्ञ किए जाते थे। तो उसने 2 यज्ञ कराए थे। उसमें जो पुरोहित थे, पुरोहित यानी उसके पंडित जी, वो और कहीं नहीं, वो पतंजलि थे। पतंजलि ने क्या किया था, बाद में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था महाभाष्य। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको नाम आप रख लीजिए कि पतंजलि ने क्या लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी, वो महाभाष्य लिखी थी। और महाभाष्य और कुछ नहीं, आपकी एक बुक लिखी गई थी अष्टाध्यायी, ये लिखी थी आपकी पाणिनि ने। ये संस्कृत की ग्रामर की बुक है, यानी आपकी इंग्लिश ग्रामर नहीं, संस्कृत ग्रामर की ये बुक है अष्टाध्यायी। इसके ऊपर इसने टीका लिखा था। टीका मतलब कमेंट डाला था। कमेंट मतलब जैसे ही मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल, आप लोग बाद में नीचे कमेंट डालते हो, तो कमेंट कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो उसमें ऐसे ही क्या किया, अष्टाध्यायी नाम की एक बुक थी, उसके ऊपर कमेंट लिखा था जिसका नाम था महाभाष्य। ये आपको याद रखना, ये लिखी किसने थी, पतंजलि ने लिखी थी। उसके बाद इसका एक दोस्त था, उसका नाम था मनु, इसने एक बुक लिखी थी मनुस्मृति। ये और कोई नहीं था, जैसे कि आज का भीमराव अम्बेडकर हैं, हमारे संविधान लिखा था, तो ऐसे ही आपके उस टाइम के कानून मंत्री जो थे मनु थे, उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी। इसके बाद इसका नेक्स्ट लास्ट है कि इसका अंतिम शासक कौन था, देवभूति था, जिसकी हत्या भी उसकी वैसे ही हुई थी, उसके मंत्री वसुदेव ने की थी, और कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें 2 ही चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका संस्थापक का नाम वसुदेव था और अंतिम राजा था सुशर्मन, जिसकी हत्या वापस से उसके मंत्री ने कर दी थी, सिमुक ने। सिर्फ 2 ही चीज़ें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका लास्ट जो आज का टॉपिक है, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ सातवाहन वंश के बारे में ये मेन इंपॉर्टेंट है कि इसका संस्थापक कौन था, और सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी राजधानी क्या थी। राजधानी इनकी प्रतिष्ठान यानी कि पैठन, आज का गुजरात में पड़ता है, वो थी। ये कई बार पेपर में कभी कभी रेयरली पूछ लेता है कि दक्षिणापथेश्वर नाम की उपाधि किसने ली थी, तो वो आपके शातकर्णी प्रथम था। हाल की ये बुक पूछ लेता है कई बार कि गाथा सप्तशती किसने लिखी थी, गुणधान्य किसने लिखी थी, सौगुणमन किसने लिखी थी, तो ये कातंत्र ने लिखी थी। आपकी व्रत कथा जो है आपकी गुणनाध्य ने लिखी थी। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, जैसे ही हॉल एक्सपायर हुआ था तो उसका लड़का क्या था, वो माइनर था, यानी कि 18 प्लस नहीं था, उसना वो लड़का नहीं हुआ था कि वो आपका राजकाज कर सके। तो उसने क्या किया था, उसको राजा बना दिया गया था, लेकिन जो उसका लड़का था शातकर्णी, उसको राजा बना दिया, लेकिन उसकी जगह रूल करती थी उसकी माता श्री, यानी कि जो उसकी माँ का नाम था गौतमी। तो यानी कि यहाँ से क्या था, राजाओं के साथ उनकी माँ का नाम भी जुड़ना शुरू हो गया था। तो पहला आपका पेपर में पूछता है कि पहला ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने माँ का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा था, तो वो और कोई नहीं, वो आपका गौतमी पुत्र शातकर्णी था। नेक्स्ट है आपका, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये कभी नहीं पूछता कि अंतिम शासक कौन था, यज्ञशील सातकर्णी, इसका कहीं इंपॉर्टेंट नाम है नहीं। अमरावती के स्तूप पूछता है कि अमरावती के स्तूपों का निर्माण किसने कराया था, तो आपके सातवाहन वंश के राजाओं ने कराया था। ये आपका आज का टॉपिक था, मैंने आपकी क्लास कंप्लीट कर दी है। कल मैं आपको फिर एक नए टॉपिक के साथ क्लास लेने आऊँगा। गुड लक, तब तक आप लोग इसके नोट्स बनाइए, आगे की क्लास कल फिर होगी। थैंक यू क्लास।